प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा है कि जब कानून का इस्तेमाल न्याय के रास्ते में बाधा डालना या किसी को फंसाने के लिए किया जाता है तो वो कानून नहीं बल्कि समाज के खिलाफ एक संगठित अपराध बन जाता है। कानून का काम है पीड़ितों को न्याय दिलाना, लेकिन कई बार कानूनी और कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर आरोपी न्याय की राह में रोड़ा अटका देते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस विभत्स हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, उस केस की प्रमुख आरोपियों में शामिल सोनम रघुवंशी का कहना है कि वो निर्दोष है। सोनम ने बाकायदा कोर्ट में एक एफिडेविट देकर दावा किया कि वो निर्दोष है। सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तारी के बाद उसे लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग पीठों की अलग अलग राय है। इसलिए इस मामले को आगे विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से कहा गया, यह कहना गलत होगा कि सोनम को गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं बताए गए थे। मेघालय सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में गलती से बीएनएस की धारा 103(1) की जगह बीएनएस की धारा 403(1) लिख दी गई थी। बीएनएस की धारा 103(1) हत्या के अपराध के लिए लगाई जाती है, जबकि बीएनएस की धारा 403(1) बेईमानी से किसी के चल या अचल संपत्ति को उपयोग में लाने से जुड़ी हुई है। इसे मेघालय सरकार टाइपिंग में गलती बता रही है। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को सोनम की गिरफ्तारी के समय उसे दिए गए अरेस्ट मेमो और अन्य दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इसी टाइपो यानी टाइपिंग की गलती के कारण सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने इसे जांच एजेंसी की न्यायिक सोच के पूर्ण अभाव का उदाहरण माना था। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस हलफनामे की जो सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। उसमें उसने दावा किया कि उसे राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसाया गया है और उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सोचिए, जिसके खिलाफ पुलिस ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसे राजा रघुवंशी की हत्या का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर खुद को बेगुनाह बताया है। उसका कहना है कि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, वो बस मौके पर मौजूद थी, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। सोनम रघुवंशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 85 पन्नों का एफिडेविट दाखिल किया गया। इस हलफनामे में कई मामलों के संदर्भ दिए गए हैं, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 22(1) का भी हवाला दिया गया है। पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सोनम खुद को बचाने की कोशिश कैसे कर रही है। मित्रों, सबसे पहले आपको न्यूज वॉल पर सोनम रघुवंशी के हलफनामे का एक हिस्सा हम दिखा देते हैं। और ये जो हलफनामा है उस पर लिखा है, गिरफ्तारी के आधार पर प्रतिवादी को नहीं बताए गए थे और जिन दस्तावेजों पर प्रतिवादी ने हस्ताक्षर किए थे वो सही फॉर्मेट में नहीं थे, उनमें जरूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। सोनम का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी ही गलत तरीके से की गई। वो अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन बता रही है। संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार है। सोनम पूरी कानूनी प्रक्रिया की जड़ पर ही प्रहार कर रही है। उसका कहना है कि उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया, उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, यानी जब गिरफ्तारी ही गलत तरीके से हुई तो जमानत उसका अधिकार है और उसकी जमानत का विरोध भी गलत है। मित्रों, अब हम आपको न्यूज वॉल पर सोनम रघुवंशी के हलफनामे का एक और हिस्सा दिखा देते हैं और इस हिस्से में लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(a) के तहत प्रतिवादी को गिरफ्तारी का आधार ना बताना कानून का एक ऐसा सवाल है जिसे किसी भी समय उठाया जा सकता है। इससे पहले कि कोई सवाल उठाता या पूछता कि आखिर अब संविधान के अनुच्छेद 22(1) का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, सोनम ने अपने हलफनामे में कहा, यह मुद्दा केस की सुनवाई के दौरान किसी भी समय उठाया जा सकता है। यहां भी देरी के लिए उसने पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। सोनम का कहना है कि पुलिस ने उसे ये दस्तावेज 10 अप्रैल 2026 को उपलब्ध कराए थे, यानी गिरफ्तारी के समय उसे दस्तावेज दिए ही नहीं गए। 10 अप्रैल को दस्तावेज मिलने के बाद 15 अप्रैल को उसने इसी आधार पर चौथी जमानत अर्जी दाखिल की थी। समझिए, सोनम कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी के आधार को ही गलत साबित करना चाहती है।
वो अपनी जमानत को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। सोनम रघुवंशी को 27 अप्रैल 2026 को जमानत मिली थी। 28 अप्रैल से वो जेल से बाहर है। मेघालय सरकार उसकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मित्रों, राजा रघुवंशी हत्याकांड कोई साधारण मर्डर केस नहीं है। यह वैवाहिक विश्वासघात का बेहद विभत्स उदाहरण है। ऐसा उदाहरण जो सिया गोयल जैसी लड़कियों के लिए एक केस स्टडी बन गया। केतन अग्रवाल मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बताई जा रही सिया गोयल ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटाई थी। अपराध में सोनम सिया गोयल की रोल मॉडल थी। सिया ने गूगल पर यह जानने की कोशिश की थी कि सोनम ने राजा की हत्या कैसे की। सोचिए, अगर ऐसे में सोनम को कानूनी राहत मिलती है तो फिर आगे क्या होगा। इसलिए हम आपको आगे जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि इस केस में उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है। जमानत की शर्तों के मुताबिक वो शिलांग में रह रही है। वो ना तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और ना ही जांच को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सोनम ने अपने हलफनामे में एक ऐसी बात कही जो आपको चौंका सकती है। आइए एक बार फिर आपको न्यूज़ वॉल पर सोनम के हलफनामे का एक हिस्सा दिखा देते हैं। और यह हिस्सा चौंकाने वाला है। इसमें क्या लिखा है सोनम ने? प्रतिवादी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सोचिए, इसलिए केवल आरोप लगाने से प्रतिवादी के खिलाफ अपराध साबित नहीं होता, खासकर तब जब मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। सोनम ने अपने हलफनामे में उन सबूतों पर ही सवाल उठा दिए जो उसके खिलाफ पुलिस ने जुटाए हैं। यहां एक बात आपको जरूर समझनी चाहिए, कानून की भाषा में दो तरह से सबूत होते हैं। पहला सबूत होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य। यह ऐसा साक्ष्य होता है जो बिना किसी अनुमान के सीधे घटना को साबित करता है। इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य शामिल होते हैं। दूसरा होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। इसमें कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला के आधार पर अपराध की ओर इशारा किया जाता है। इसमें घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी, मोबाइल लोकेशन, खून के दाग, हथियार, फिंगरप्रिंट और डीएनए जैसे साक्ष्य शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष सबूत सीधा और बिना अनुमान के होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे मजबूत सबूत कहा जाता है, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथ्यों और अनुमान पर आधारित होते हैं, इसलिए ये कई बार कमजोर साबित होते हैं। सोनम रघुवंशी अपने खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को परिस्थितिजन्य बताकर ये कहना चाहती है कि उसके खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। मित्रों, यह भी संभव है कि आने वाले वर्षों में सोनम भी किसी कानूनी दावपेच या सबूतों के अभाव का लाभ उठाकर बरी हो जाए। यह भी संभव है वो अदालत में यह कहे कि राजा रघुवंशी का पैर पहाड़ी से फिसल गया था और उसने राजा को बचाने की कोशिश की थी। वो ये भी कह सकती है कि उसने राजा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया था और इस समय जमानत पर चल रही सोनम हो सकता है कल बाइज्जत बरी हो भी जाए, क्योंकि अगर पुलिस से लिखते समय एक बदलकर चार हो सकता है तो फिर होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। यह पहली बार नहीं है जब कोई आरोपी सबूतों को झुठलाते हुए पुलिस पर खुद को फंसाने का आरोप लगा रहा हो। वर्ष 2024 के ऑल इंडिया आईपीसी बीएनएस कोर्ट डिस्पोजल डेटा के अनुसार कोर्ट में 15,84,487 मामलों की सुनवाई पूरी हुई। इनमें से सिर्फ 8,45,98 यानी 53% मामलों में ही आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जबकि 7,39,389 मामलों यानी करीब 47% मामलों में आरोपियों को सजा नहीं हुई। सोचिए, 47%। सरल भाषा में कहें, हर 100 मामलों में से सिर्फ 53 में ही दोष साबित हुआ, जबकि 47 मामलों में आरोपी बरी हो गए या गुनाह साबित नहीं हो पाया। यह जांच एजेंसियों के सामने भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोपियों के छूटने की एक बड़ी वजह सबूतों का अभाव होता है। इसके लिए जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा तर्क यह होता है कि उनके पास काम का अत्यधिक बोझ है और संसाधन सीमित है। ये बात आंशिक रूप से सही भी है। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 90% आपराधिक मामले लंबित हैं। देश भर में करीब 5 करोड़ केस लंबित हैं। इनमें करीब 49 लाख मामले 10 साल से भी ज्यादा पुराने।